केंद्र सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए ई श्रम पोर्टल किया लॉन्च। पोर्टल पर देश के असंगठित श्रमिकों का समूचा डाटा रहेगा उपलब्ध। प्रदेश में 1 सितंबर से चौथी और 5वीं कक्षा के लिए विद्यालय खोलने का लिया गया निर्णय। अभिभावकों की अनुमति और कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कुरुक्षेत्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की क्षेत्रीय प्रचार इकाई द्वारा किया गया विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। कहा, हरियाणा की विकास यात्रा में उनका योगदान अविस्मरणीय। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया। ये पोर्टल असंगठित कामगारों पर राष्ट्रीय डाटाबेस है। पोर्टल में देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का समूचा आंकड़ा उपलब्ध रहेगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि असंगठित श्रमिकों को ध्यान में रखकर उनकी पहचान कायम रखना जरूरी कदम है। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल राष्ट्र निर्माताओं के रूप में श्रम योगियों का राष्ट्रीय डाटाबेस है, जो कल्याणकारी योजनाओं को उनके दरवाजे तक पहुंचाने में मदद करेगा। भूपेंद्र यादव ने कहा कि इसके तहत श्रमिकों को वितरण और आखिरी व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने पर खास तौर पर जोर है। ई श्रम पोर्टल इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। ई श्रम पोर्टल के शुभारंभ और क्रियान्वयन के लिए सभी श्रमिक संगठनों के नेताओं ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है। इस बात का जरूर ध्यान रखा है कि इसको बनाते समय सरल रजिस्ट्रेशन की पद्धति हो। सरल रजिस्ट्रेशन की पद्धति का अर्थ है कि अगर एक मजदूर के मोबाइल से 4 लोगों का भी रजिस्ट्रेशन है तो उस संकल्पना को भी हमने साकार किया है। इतना ही नहीं, जिनके पास मोबाइल नहीं है वो भी पड़ोस के जो हमारा सेंटर है, इंफॉर्मेशन सेंटर है, उसमें जाकर के अपने अंगूठे के माध्यम से भी इस पर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। रजिस्ट्रेशन का कार्ड प्राप्त करने के लिए उनको कहीं चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जैसे ही उनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, डिजिटल माध्यम से उनको रजिस्ट्रेशन का कार्ड प्राप्त हो जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वरम तेली ने कहा कि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद श्रमिक भाइयों और बहनों को भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना का फायदा लेने के लिए बार बार पंजीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई श्रम कार्ड पर लिखा UAN देश के सभी राज्यों में वैध होगा। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद श्रमिक भाइयों एवं बहनों को भारत सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा लेने के लिए बार बार पंजीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। असंगठित श्रमिक वर्ग जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स, प्लेटफॉर्म एवं गिग वर्कर्स आदि को एक डिजिटल ई श्रम कार्ड मिलेगा, जिसको वो पोर्टल से या मोबाइल ऐप से अपडेट भी कर सकेंगे। ई श्रम कार्ड पर लिखा UAN देश के सभी राज्यों में वैलिड होगा। भारत की नई ड्रोन नीति अधिसूचित कर दी गई है। नई नीति के तहत अब DGFT द्वारा ड्रोन के आयात को नियंत्रित किया जाएगा। अब किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस जारी करने से पहले किसी सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि नया ड्रोन नियम भारत में इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत है। नियम विश्वास और स्वप्रमाणन के आधार पर आधारित हैं। अनुमोदन, अनुपालन, आवश्यकताओं और प्रवेश बाधाओं को काफ़ी कम कर दिया गया है। नए ड्रोन नियम इस क्षेत्र में कार्य करने वाले स्टार्टअप और हमारे युवाओं की काफ़ी मदद करेंगे। ये नवाचार और व्यापार के लिए नई संभावनाएं खोलेगा। ये भारत को ड्रोन हब बनाने के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में भारत की ताकत का लाभ उठाने में मदद करेगा। प्रदेश में 1 सितंबर से चौथी और 5वीं कक्षा के लिए स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि इस दौरान विद्यार्थियों को कोविड नियमों का पालन करना होगा और अभिभावक चाहें तो अपने बच्चों को विद्यालय भेज सकते हैं। वहीं शिक्षा मंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कहा कि बच्चों का स्वास्थ्य प्राथमिकता है, उसी के हिसाब से हालात के मुताबिक निर्णय लिया जाएगा।
कि जो हमारे स्कूल चल रहे वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट आई नहीं है। तो अब हमने निर्णय लिया कि चौथी और पाँचवीं क्लास हम 1 सितंबर से तो शुरू करने जा रहे हैं, और अगर ये सारा कुछ ठीक से चलता रहा तो फिर अगली जो क्लास है उसका निर्णय बाद में दिया जाएगा। तो सर तैयारियाँ बिल्कुल वैसी हैं जैसे पहले हमने 6ठी से 12वीं तक की तैयारियाँ थी, उसी प्रकार से, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंस की बात है वो भी उसी प्रकार से बना के रखेंगे, किसी भी क्लासरूम में भी इससे ज़्यादा बच्चे नहीं रखेंगे, और सैनिटाइज की बात है, और उनका जो टेम्परेचर चेक करने की बात है, फिर मास्क लगाने की बात है, सारी चीज़ों में पूरा उसी प्रकार से फोकस रहेगा। अभिभावकों ने भी चौथी और पांचवी कक्षा के लिए 1 सितंबर से स्कूल खोले जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, लेकिन अब वो विद्यालय में कक्षा लगा सकेंगे। बच्चों के स्कूल खोल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बच्चों की जो शिक्षा बीच में रुकी हुई है वो चालू हो जाएगी, और बच्चे आजकल फ़ोन में लगे रहते हैं, उनसे बच्चों की आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इससे बच्चों की 2 साल से जो पढ़ाई रुकी है वो चालू हो जाएगी, और सरकार बच्चों का बुखार वगैरह टेस्ट करके स्कूल क्लासेस खोलेगी। बहुत अच्छा है। स्कूल खोलने का जो फैसला किया है ये एक सराहनीय कदम है। बच्चों की जो पढ़ाई का 1.5 साल से नुकसान हो रहा था, अब ये नहीं होगा। बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी, और ये बहुत अच्छा कदम है। स्वास्थ्य कमरपाल गुर्जर ने कहा कि पेपर लीक मामले में पुलिस अधिकारी इस मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। पुलिस ने जम्मू कश्मीर तक जांच कर दोषी लोगों को पकड़ा है। कमरपाल गुर्जर ने कहा कि इस मामले में जितने भी जुड़े हुए अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर हमारे से ठीक से जांच नहीं होती, हमारी पुलिस ठीक से जांच नहीं करती, तो फिर तो हम सीबीआई को देंगे। लेकिन अगर हमारी पुलिस ठीक से जांच कर रही है, हमारी पुलिस ने जम्मू तक जितने भी इसमें जुड़े हुए अपराधी थे उन सब की जांच कर ली, ज़्यादातर लोगों को अपने अरेस्ट कर लिया, तो जब हम ठीक दिशा में जा रहे हैं और सही काम कर रहे हैं, तो ऐसे में हम अपने जो अधिकारी हैं उनको हतोत्साहित नहीं करेंगे। काम आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम श्रृंखला के दूसरे दिन आज कुरुक्षेत्र के राजकीय आदर्श संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की हिसार क्षेत्रीय प्रचार इकाई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इनमें लगभग 100 प्रतिभागी शामिल हुए। क्षेत्रीय प्रचार इकाई के प्रचार सहायक दौलतराम सिहाग ने बताया कि इस अवसर पर स्कूली बच्चों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रश्नोत्तरी, भाषण और निबंध प्रतियोगिता के अलावा देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। ऐसे लेखन, भाषण प्रतियोगिता और इसमें अन्य प्रतियोगिताएं भी करवाई और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवाया गया, और इसमें लगभग 100 बच्चों ने भाग लिया। और बच्चों को यह जानकारी दी गई कि हमें आज़ादी कैसे मिली और इस आज़ादी के लिए किन किन शहीदों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, और उन शहीदों के लिए यह अमृत महोत्सव सच्ची ही श्रद्धांजलि है, ताकि उन लोगों को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें कि उन्होंने हमारे लिए प्राण न्यौछावर कर दिया। कार्यक्रम में शामिल हुए विद्यार्थियों ने कहा कि ऐसे आयोजन हमारे लिए बड़े उपयोगी और ज्ञानवर्धक सिद्ध होते हैं। विद्यार्थियों ने बताया कि देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कार्यक्रम में बताया गया कि आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों का कितना बड़ा योगदान रहा है। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना उनके लिए काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इस स्कूल में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारी गतिविधियाँ थी, जैसे भाषण देना, निबंध लिखना, और इनमें बहुत अच्छा लगा। इससे हमें सीखने को मिलता है कि कैसे कैसे हमें आज़ादी मिली और कौन कौन उसमें लड़े, शहीद हुए। मैंने आज इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर क्विज प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है। हाँ जी, बहुत सी जानकारियों को पता लगा कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमें सीख छोड़ के गए हैं। आज हम इस प्रतियोगिता में बताएंगे कि आज़ादी हमें कब मिली और आज़ादी को दिलाने के लिए कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स ने हमें आज़ादी दी। आज पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की जयंती मनाई जा रही है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं आधुनिक हरियाणा की नींव रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें सादर नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की विकास यात्रा में बंसीलाल का योगदान सदैव अविस्मरणीय एवं प्रेरणा स्रोत रहेगा।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से वीरवार को रोहतक के गांधीनगर में दिव्यांगजन सहायक उपकरण सहायता शिविर लगाया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में रोहतक से भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने 600 से ज्यादा दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान किए। कोरोना महामारी के दौर में इस साल ये दूसरा शिविर लगाया गया है। भाजपा सांसद ने कहा कि भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो इस प्रकार के शिविर और भी लगाए जाएंगे। कोविड की वजह से जो काफ़ी हमारे पात्र थे, जिनको ये इंस्ट्रूमेंट मिलने चाहिए थे, वो उसमें शिरकत उसमें अटेंड नहीं कर सके थे। लेकिन हमने ये बात रखी थी मंत्री जी को, कृष्णपाल गुर्जर जी उस समय मंत्री थे, अब उनका महकमा बदल करके डॉक्टर वीरेंद्र जी अब मंत्री है। लेकिन वो अपनी कार्रवाई पूरी करके गए और उनके रहते रहते उन्होंने बात रखी भी जो भी रह गए हैं एक हम बहुत जल्दी फिर से शिविर जो है इसको आयोजित करा देते हैं। मैं उनका मंत्रालय का भी, मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बहुत जल्दी उस शिविर का आयोजन किया। और अरावली पावर कंपनी का भी मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने भी मिल करके हमारे विकलांग भाई बहनों को बहुत सम्मान दिया और बहुत जल्दी इस प्रोग्राम को आज अब इसको जामा पहुंचा। 634 लोगों को दिया है और 141 यानी कि 1 करोड़ 41 लाख लगभग। शिविर में पहुंचे लाभार्थी दिव्यांगों ने सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उन्हें जो ई-वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं वो काफी लाभकारी साबित होंगे। स्कूल में जाने में बहुत दिक्कत होती थी और पहले मुझे साइकिल भी नहीं थी मेरे पास। अभी ये साइकिल मिलने के बाद मैं टाइम पर स्कूल पहुंच जाती हूँ, मेरी पढ़ाई को नुकसान भी नहीं होता, अच्छे से पढ़ाई कर पाती हूँ। और मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं साइकिल पर चली जाती हूँ। पहले मुझे बहुत दिक्कत होती थी। पहले हम हाथ चला करते, हाथ दुखा करते, इन्होंने फैसिलिटी दे दी बिजली वाली, इसमें हाथ नहीं दुखेंगे, इसको 40 किलोमीटर दूर लेके जा सकते हैं। उनके जो पहले दिया था उन्होंने बहुत दिक्कत होती थी, ये देते हमारी परेशानी दूर हो गई है, इसलिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दिल्ली में एक बार लिया था और ये अभी है एक और। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है जी। हाँ, प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं से युक्त इंटरनेशनल मसाला मंडी मार्केट सेरसा सोनीपत में विकसित की जाएगी। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने ये जानकारी बुधवार को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों व व्यापारियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान दी। कृषि मंत्री ने कहा कि सोनीपत जिले के सेरसा गाँव में ड्राई फ्रूट, दाल और मसाला मार्केट को 16 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके पास वेयरिंग हाउस, कोल्ड स्टोरेज और कनेक्टिविटी के लिए सुविधाएं होंगी। इस मार्केट के बनने से प्रदेश में व्यापार बढ़ेगा और जीएसटी भी आएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 46,164 कोविड के नए मामले सामने आए हैं। वहीं कुल सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3,33,725 है। वहीं रिकवरी रेट अब 97.63% हो गया है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 60,38,40,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 80,40,407 टीके लगाए गए। प्रदेश में भी अब तक कोरोना रोधी टीके की लगभग 1,51,54,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी दर बढ़कर 98.66% हो गई है। प्रदेश में 1 सितंबर से जनता को निर्धारित समय पर सेवाओं का लाभ देने के लिए ऑटो अपील की शुरुआत की जाएगी। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने करनाल में पत्रकार वार्ता में बताया कि ये शुरुआत करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। उन्होंने बताया कि ऑटो अपील के बाद अधिकारियों को निर्धारित समय पर सेवाएं उपलब्ध करवानी ही होंगी और ऐसा न करने वाले अधिकारियों पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। मुख्य आयुक्त ने कहा कि आयोग समय समय पर कार्यशाला आयोजित कर विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रति अधिकारियों और लाभार्थियों को जागरूक करेगा। 1 सितंबर को ये लोकार्पण कर रहे हैं, जो अपने आप के अंदर पूरे देश के अंदर पहली पहल होगी कि यदि उसका समय के ऊपर काम नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली वो जो है अपील दूसरे के पास पहुंच जाएगी। जैसे मान लो किसी ने घर बनाना, उसका डीपीसी का सर्टिफिकेट उसको 3 दिन के अंदर चाहिए, 3 दिन में नहीं दिया तो चौथे दिन अपने आप उससे नेक्स्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेटर के पास पहुंच जाएगी, कंप्यूटर से ही पहुंच जाएगी अपील। तो ये अपने आप के अंदर एक पहली पहल होगी। और क्योंकि कमीशन इन चीज़ों का संज्ञान ले रहा है तो संज्ञान लेने के बाद के अंदर त्वरित गति से कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर। और मुझे पूर्ण आशा है कि हरियाणा के सिटीजन जो है, और केवल ये नोटिफाइड सर्विस नहीं, हम प्रोसेस री इंजीनियरिंग की बात भी कर रहे हैं।
महापौर रेणुबाला गुप्ता ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से नागरिकों और अधिकारियों को जागरूक किया गया ताकि लोगों को निर्धारित समय में सेवाओं का लाभ मिल सके। इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी प्रदेश में एक सुशासन व्यवस्था लाना चाहते हैं। लोगों को अधिकार पूर्वक वो सेवाएं जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई है वो देना चाहते हैं, जो सर्विसेज हैं वो मिलनी चाहिए। तो उन्हें दिलाने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए एक इंटरेक्शन सेमिनार रखा गया, जिसमें ज़िले के सभी अधिकारी और यहाँ चेयरमैन साहब रहे और लोगों में एक विशेष जागृति उन्होंने जगाई कि किस तरह से यदि कोई सेवा उन्हें नहीं मिल रही है तो वो आयोग के पास शिकायत करके वो उस अधिकारी को भी दंडित करवा सकता है और अपनी सेवा को भी पा सकता है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल किया लॉन्च। पोर्टल पर देश के असंगठित श्रमिकों का समूचा डाटा रहेगा उपलब्ध। प्रदेश में 1 सितंबर से चौथी और 5वीं कक्षा के लिए विद्यालय खोलने का लिया गया निर्णय। अभिभावकों की अनुमति और कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कुरुक्षेत्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की क्षेत्रीय प्रचार इकाई द्वारा किया गया विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। कहा, हरियाणा की विकास यात्रा में उनका योगदान अविस्मरणीय। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।